हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज फिर मैं आ गई हूँ आप लोगों के साथ एनएफओ को लेकर। एक नया फंड आ रहा है कोटक म्यूचुअल फंड का, जो ऑलरेडी अभी चल रहा है, जिसका एनएफओ पीरियड 25 नवंबर को स्टार्ट हुआ था, 9 दिसंबर को ख़त्म होगा। सो कोटक म्यूचुअल फंड ने अपना नया फंड लॉन्च किया है, कोटक ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक्स फंड। तो आज की इस वीडियो में हम इस फंड को डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे हम इस फंड के बारे में, क्या चीज़ें हैं क्या नहीं। और अगर अभी तक आपने मेरे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक को क्लिक करके फॉलो कर लीजिए। वहाँ पे आपको एनएफओ डिटेल्स सारी मिल जाती है, सब अपडेटेड डिटेल्स मिल जाएंगी। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कोटक म्यूचुअल फंड ने अपना नया फंड लॉन्च किया है, कोटक ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक्स फंड, जिसका एनएफओ पीरियड 25 नवंबर से 9 दिसंबर तक है। उसके बाद ये स्कीम रीओपन हो जाएगी, आप इसमें उसके बाद भी निवेश कर सकते हैं। अब ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री में क्या क्या इंक्लूड होता है, एक बार हम वो देख लेते हैं। ट्रांसपोर्टेशन में आपका आ गया एयरपोर्ट्स, एयरलाइंस, रेलवे, शिपिंग एंड पोर्ट्स, ऑटोमोटिव, ये सारी आपके ट्रांसपोर्टेशन के मॉडल्स हैं। और लॉजिस्टिक्स की अगर मैं बात करूँ तो आपका ई कॉमर्स, रोड, रेल एंड एयर कार्गो, सप्लाई चेन एंड वेयर हाउसिंग, ये आपके लॉजिस्टिक्स हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें मेन जो है सेक्टर, ये थेमेटिक फंड है। तो इस फंड में क्या क्या चीज़ें कवर होने वाली है, ओवरव्यू पे हम एक बार देख रहे हैं। इट इज़ एवर इवॉल्विंग, एवर चेंजिंग। अब हर चीज़ जो है ना, कुछ भी कांस्टेंट नहीं रहती, हर चीज़ समय के साथ बदलाव बहुत ज़रूरी होता है, तो हर चीज़ें बदलती है। जैसे अगर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की ही मैं बात करूँ, पहले डीजल था, फिर पेट्रोल आया, फिर सीएनजी पे शिफ्ट हुए, फिर अब हाइब्रिड और इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स हैं, अब उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा हाइड्रोजन है, राइट। तो ऐसे हम ऑटोमोबाइल में भी चेंज कर रहे हैं अपना। ऑन टू एंसिलरी कास्टिंग फोर्जिंग था, फिर प्रिसीशन इंजीनियरिंग आई, फिर असेंबली आई, फिर मैकेनिज्म आया, फिर गीगा फैक्ट्री आ रही है। तो ये ऐसे ऐसे ना चीज़ें, हर चीज़ समय के साथ हर चीज़ बदलना बहुत ज़रूरी है। अगर हम समय के साथ नहीं बदलेंगे ना तो हम ऑब्सोलीट हो जाएंगे, फिर हम मार्केट में चल नहीं पाएंगे। ट्रांसपोर्ट्स की अगर बात करें, पहले खाली रोड्स हुआ करती थी, फिर रेलवेज़ आया, फिर पोर्ट्स आए, फिर एयरपोर्ट्स आए, फिर अब ड्रोन्स का टाइम आ गया है। अब सबके पास जगह जगह आप देखेंगे कि फिल्म इंडस्ट्री में भी आप ड्रोन्स से शूटिंग होती है। पहले जो हेलीकॉप्टर्स वगैरह से की जाती थी, अब ड्रोन्स के थ्रू की जाती है। टाइम की बात करें तो टाइम भी ऐसे ही देखो चलता है, मंथ्स होते हैं, वीक्स होते हैं, डेज होते हैं, फिर आवर्स होते हैं, फिर मिनट्स होते हैं, राइट। तो ऐसे ही कुछ भी कांस्टेंट नहीं है, सब कुछ चेंज होता रहता है समय के साथ। व्हाट कुड ड्राइव एन एक्सपोनेंशियल चेंज। अब एक्सपोनेंशियल चेंज कैसे हो सकता है ये, राइट, इस पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं। राइजिंग एस्पिरेशंस, जैसे कि जैसे जैसे क्वालिटी ऑफ लाइफ इंक्रीज हो रहा है, तो वैसे वैसे हमारी जो ज़रूरतें हैं, हमारी जो चाहते हैं, वो हमारी नीड्स में बदलती जा रही है। हमारी जो वांट्स है, वांट्स हमारी नीड्स में कन्वर्ट होती जा रही है। जैसे जैसे इंडिया का पर कैपिटल जीडीपी इंप्रूव हो रहा है, कार ओनरशिप आप देख सकते हैं, कार पहले कितनी कम कार्स हुआ करती थी, और आज हर एक घर में एक से ज़्यादा कार्स अवेलेबल हैं। तो ऐसे ही जैसे जैसे हमारा इनकम भी बढ़ रही है, तो उस हिसाब से हमारे खर्चे भी बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से अब कार्स जैसे लोगों ने ज़्यादा खरीदनी शुरू कर दी, तो अब कार्स की हायर सेल्स हो गई, जिससे उनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ गई है, रेवेन्यू बढ़ गया है। तो हमारे जीडीपी इनकम पर कैपिटल इनकम जीडीपी बढ़ने से हमारी लाइफस्टाइल भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुई है। ऑप्टिमाइजेशन, गवर्नमेंट ने बहुत इनिशिएटिव्स ले रही है, बहुत तरह के इनिशिएटिव्स ले रही है कि वो टारगेट कर रही है कि रॉबस्ट ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक नेटवर्क को, उनका बेसिक एम ये है कि ट्रांसपोर्टेशन का जो कॉस्ट है, जो टाइम है, वो कम से कम हो जाए परसेंटेज ऑफ जीडीपी। जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं, इसमें इन्होंने बताया हुआ है 13-14% जीडीपी से वो 8 से 10% तक आ जाएगा 2030 में, ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक्स नेटवर्क का कॉस्टिंग। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स की हम बात भी कर सकते हैं। यहाँ पे दिए हुए हैं, भारत माला, सागर माला, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क, गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल पॉलिसी, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, नेशनल रेल प्लान, 100% रेल इलेक्ट्रिफिकेशन, उड़ान, उड़े देश का आम नागरिक, नेशनल सिविल एविएशन पॉलिसी। सो ये कुछ स्कीम्स है जो गवर्नमेंट इनिशिएट कर रही है, सो दैट कि हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन है, नेटवर्क्स हैं, वो और बेटर बन पाए।
अब टेक्नोलॉजी अपग्रेड तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो सबसे बड़ा शिफ्ट हुआ है ना कि फ्यूल सोर्स से आप फॉसिल के जो फ्यूल सोर्स अवेलेबल थे, पेट्रोल डीजल वगैरह, उससे जो अब रीन्यूएबल एनर्जी पे हम जा रहे हैं ना, लाइक इलेक्ट्रिक व्हीकल हो गया, इसकी डिमांड मार्केट में बहुत बढ़ गई है, यूसेज बढ़ गया है। तो बहुत सारी चीज़ें टेक्नोलॉजी के चेंज होते ही हमारे हर सेक्टर में कहीं ना कहीं आपको इम्पैक्ट देखने को मिलता है, जैसे कि ऑटोमोबाइल में भी और एंसिलरी में भी देखने को मिल रहा है। मेगा ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ है, मैन्युफैक्चरिंग जो है उसकी बढ़ती जा रही है, क्योंकि डिमांड जैसे बढ़ेगी तो मैन्युफैक्चरिंग भी तो फिर बढ़ानी पड़ेगी ना। अगर डिमांड है तो मार्केट में, तो फिर अगर मैन्युफैक्चरिंग नहीं करेंगे तो फिर हम देंगे क्या। तो डिमांड के साथ साथ हमें मैन्युफैक्चरिंग भी करनी पड़ेगी, मैन्युफैक्चरिंग भी इसी अकॉर्डिंग बढ़ेगी जैसे जैसे हमारी डिमांड बढ़ती जा रही है। बाय फाइनेंशियल ईयर 30-40 एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग शेयर जो है इंडिया की जीडीपी में वो 21% हो जाएगा, जो अभी फाइनेंशियल ईयर 23 में 13% था। इस तरीके से मेगा ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ भी आप देख सकते हैं कि 13% से 21% जाने वाला है। तो हम अगले 10-11 साल में हम ये मेगा ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक्स थीम इज अ प्रॉक्सी टू डोमेस्टिक ग्रोथ स्टोरी। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड टू ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री स्पेस। पहले क्या था, हर चीज़ अनऑर्गेनाइज थी, लेकिन अब सारी चीज़ें जो है वो शिफ्ट हो गई है, ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज इंडस्ट्री स्पेस में। ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक मार्केट का ही देखें अगर हम, तो यहाँ पे भी हमें डायग्राम में भी दिया हुआ है कि पहले अनऑर्गेनाइज था हमारा 96.5 और ऑर्गेनाइज था सिर्फ 3.5%, और वही इसका जो वो FY 2020 में था लॉजिस्टिक्स मार्केट। अब ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है FY 2026 में जो लॉजिस्टिक्स मार्केट होगा उसमें 15% ऑर्गेनाइज सेक्टर होगा, 85% हमारा अनऑर्गेनाइज सेक्टर होगा, जिसका CAGR ग्रोथ जो है वो देखा जा रहा है 2020 से 2026 6 साल के भीतर ही हमें CAGR जो ग्रोथ देखी जा रही है वहाँ पे 35% एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 35% CAGR पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में पोटेंशियल ग्रोथ होने वाली है 3.5% से 15% तक। एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइज प्लेयर्स टू ऑफर इंटीग्रेटेड सर्विसेज नेटवर्क एंड स्केल ड्रिवन एफिशिएंसीज। तो ऑर्गेनाइज प्लेयर्स जो है उनकी एबिलिटी भी देखी जा रही है कि लाइक वो जैसे जैसे धीरे धीरे मार्केट में चीज़ें प्राइवेटाइज होती है ना, तो हर चीज़ एबिलिटी हर किसी की अपनी अपनी दिखाई पड़ती है कि अब वो कितनी चीज़ें एफिशिएंट है। मतलब गवर्नमेंट में और प्राइवेट में थोड़ा तो हर काम में डिफरेंस तो होता ही है। लाइक जहाँ चीज़ें प्राइवेट में चली जाती हैं वहाँ थोड़ी एफिशिएंसी बढ़ जाती है, भले वो कोई चीज़ आपको महंगी पड़ रही है पर क्वालिटी भी थोड़ी उसके अकॉर्डिंग ही होती है। अगर हम क्वालिटी देखेंगे तो प्राइस डजंट मैटर, राइट। इवन क्वालिटी जो है वो प्राइस के साथ ही आती है, ऐसे तो आएगी नहीं। तो ये हम देख सकते हैं एक शिफ्ट डिलीवरी मैकेनिज्म में हाई टेक्नोलॉजी डिपेंडेंसी टू ड्राइव मार्केट शेयर गेन फॉर ऑर्गेनाइज प्लेयर्स। बेंचमार्क की अगर हम बात करें तो ये कुछ डेटा है निफ्टी 50 TRI, निफ्टी 500 TRI या निफ्टी ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक्स का। तो अगर इसकी हम देखें ओवरऑल 1 साल 3 साल 5 साल 10 साल का अगर हम पीरियड को कंसिडर करें और इंसेप्शन को कंसिडर करें तो 19.1% इंसेप्शन से है, ठीक है, और 51% दिया है 1 ईयर में। तो ये जो है ये कुछ ब्रॉड बेस पास्ट डेटा को उठा के पास्ट परफॉर्मेंस से लेके ना कुछ इंडेसेस बनाए गए हैं कि पास्ट में इन सारे फंड्स ने कैसे परफॉर्म किया है। हालांकि पास्ट परफॉर्मेंस जो है वो फ्यूचर में सस्टेन रहेगी ऐसी कोई गारंटी नहीं होती है, तो आप इसको बस देख सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं, पर ये नहीं श्योरिटी ले सकते कि जैसे पास्ट में हुआ है आगे भी सेम चीज़ें एग्जैक्ट रेप्लिकेट की जाएंगी, ठीक है। अब थोड़ा सा हम इसके फंड के फीचर्स के बारे में बात करेंगे। स्कीम जो है हमारा कोटक ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक्स फंड ओपन एंडेड स्कीम है, ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम है, थेमेटिक फंड है, इक्विटी स्कीम है। इसका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव ये है कि एक तो आप ग्रोथ जो आप लॉन्ग टर्म कैपिटल अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। अगर आप ऐसे इक्विटी ओरिएंटेड पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करना चाहते हैं जिसका थीम जो है इन्वेस्टमेंट का वो प्योरली ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक्स रिलेटेड एक्टिविटीज़ है, तो आप इस फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। हालांकि इन्होंने साफ ही बता दिया है यहाँ पर भी, हाउएवर देयर इज़ नो एश्योरेंस दैट द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्कीम विल बी अचीव्ड। ये बहुत एक ज़रूरी पॉइंट है। आप स्कीम्स तो बन जाती है पर इसका मतलब ये नहीं है कि ज़रूरी ही है कि हमारे सारे ऑब्जेक्टिव्स जो है वो फुलफिल हो जाएंगे, पर इसका मतलब ये भी नहीं कि फुलफिल नहीं होंगे, ठीक है। तो आप अपने रिस्क को देखकर ध्यान में रख के बाकी सारी चीज़ें भी ध्यान में रख के आप किसी भी फंड में निवेश कर सकते हैं। एंट्री लोड यहाँ पे कुछ नहीं है इस फंड में। एग्जिट लोड की अगर हम बात करें
30 दिन के अंदर आप अगर अपने पैसे अलॉटमेंट से 30 दिन के अंदर आप निकालना चाहते हो तो 1% लगेगा, और यही आप रिडीम या स्विच ऑफ करना चाहते हैं 30 दिन के बाद तो आपका कुछ भी एग्जिट लोड नहीं लगेगा। बेंचमार्क इसका निफ्टी ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक्स टोटल रिटर्न इंडेक्स फंड है। फंड मैनेजर्स की अगर हम बात करें तो मिस्टर नलिन भट्ट इक्विटी के लिए है, मिस्टर अभिषेक बैसिन फंड मैनेजर हैं आपके डेट इन्वेस्टमेंट के लिए, और मिस्टर अर्जुन खन्ना जो है वो डेडिकेटेड फंड मैनेजर हैं फॉरेन सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्टमेंट्स के लिए। मिनिमम एप्लीकेशन की बात करते हैं, NFO के दौरान आप मिनिमम एप्लीकेशन कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, अब इसको 100 रुपये से शुरू है। आप लमसम कर सकते हैं, SIP कर सकते हैं, दोनों माध्यम से मिनिमम 100 रुपये से आप निवेश करना इस फंड में शुरू कर सकते हैं। एसेट एलोकेशन की बात कर लेते हैं, इस फंड में 80% से 100% तक जो मैक्सिमम एलोकेशन रहेगा वो रहेगा इक्विटी रिलेटेड सिक्योरिटीज़ में, उन कंपनीज़ में जो कि ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक्स या उस रिलेटेड एक्टिविटीज़ कुछ करती हैं, और बाकी का 10 से 20% जो बचता है वो आपका यूनिट्स ऑफ रिट्स इनविट ITs और डेट मनी मार्केट सिक्योरिटीज़ और कंपनीज अदर देन ट्रांसपोर्टेशन लॉजिक रिलेटेड एक्टिविटीज़। तो इस तरीके से कुछ इन फंड का एलोकेशन रहने वाला है। बेंचमार्क की बात करें तो बेंचमार्क इसका वेरी हाई रिस्की फंड है, बेंचमार्क भी और स्कीम का रिस्कोमीटर भी, सारी चीज़ें आपका देखेंगे तो वेरी हाई रिस्की फंड है। आप ये ओपन एंडेड स्कीम है, आप इसमें इन्वेस्ट करने से पहले आप अपने रिस्क एपेटाइट को भी ज़रूर चेक कीजिए। रिस्क एपेटाइट को चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी फंड में निवेश करने से पहले, चाहे वो कोई नया फंड हो या कोई एग्जिस्टिंग फंड हो। हमने इसकी तो बात कर ही लिया। अगर आप लॉन्ग टर्म में कैपिटल ग्रोथ करना चाहते हैं या फिर इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं जिसका प्योर मोटिव यही है कि ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक्स रिलेटेड एक्टिविटीज़ में इन्वेस्ट करें, तो आप इस फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक छोटा सा डिस्क्लेमर जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। म्यूचुअल फंड में निवेश करने में आपका मार्केट का जोखिम है, कृपया कर आप स्कीम के डॉक्यूमेंट्स जो है वो पढ़ लें, अपना रिस्क जान लें, आप कितना रिस्क लेना चाहते हैं, फंड का कितना रिस्क है, आप कहाँ निवेश करना चाहते हैं, कितने समय के लिए करना चाहते हैं, फंड की क्या डिमांड है, अंडरलाइंग परफॉर्मेंस क्या है, उसका अंडरलाइंग एसेट्स क्या है, तो उसके बिहाफ पर ही आप किसी भी फंड में निवेश करें। ठीक है। मिस्टर नलिन भट्ट जो इक्विटी के इनके फंड मैनेजर है, तो उनके बारे में थोड़ा सा हम स्टडी कर लेते हैं कि फ़ंड मैनेजर के बारे में थोड़ा सा हमें पता होना चाहिए किसी भी फंड में इन्वेस्ट करने से पहले कि उनके जो फंड मैनेजर है उनका क्या बैकग्राउंड है, वो किस तरह की स्ट्रैटेजी अप्रोच करते हैं। ठीक है, तो ओवर द 20 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, 20 ईयर्स से ज़्यादा एक्सपीरियंस है, 20 साल से ऊपर का एक्सपीरियंस है इनको इक्विटी रिसर्च और फंड मैनेजमेंट का। कोटक AMC के साथ ये फरवरी 2016 से है। चार्टर्ड अकाउंटेंट है, BCom किया हुआ है इन्होंने, और सेक्टर मैनेज जो करते हैं ये बेसिकली ऑटो इंफ्रास्ट्रक्चर, एविएशन और रियल एस्टेट। इन्होंने अपने पास में ये 4 मेन सेक्टर्स पर फोकस किया है। अगर इस फंड की थोड़ी सी हम और बात करें कि कोटक ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक्स फंड का अप्रोच क्या रहने वाला है इस NFO में, इस फंड में, तो सबसे पहले तो ये बॉटम अप अप्रोच फॉलो करने वाले हैं। आइडेंटिफाई कंपनीज विद BMV अप्रोच फ्रॉम ए सिलेक्टेड सेक्टर। बॉटम अप अप्रोच रहेगा इनका, ऐसी कंपनीज आइडेंटिफाई की जाएंगी कि जो BMV अप्रोच फॉलो करती हैं फ्रॉम ए सिलेक्टेड सेक्टर से। उसके बाद आप देखेंगे स्टॉक सिलेक्शन की अगर बात करें, सिलेक्शन ऑफ कंपनीज शोइंग ग्रोथ एट रीजनेबल प्राइस। वो कंपनीज सेलेक्ट की जाएंगी जो ग्रो कर रही हैं, जो ग्रो शो कर रही है और रीजनेबल प्राइस है जिनका। नो कैप ऑन मार्केट कैप, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है टू बाय अक्रॉस ऑल मार्केट कैप सेगमेंट्स, क्योंकि ये ना ही ऐसा कुछ बता रहे हैं कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में ऐसे कुछ इन्वेस्ट करेंगे, तो इसके अकॉर्डिंग यही कह सकते हैं कि अभी मार्केट कैप पे कोई भी लिमिट नहीं है इस फंड में, क्योंकि इसका प्योर ऑब्जेक्टिव यही है कि ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक्स फंड में इन्वेस्ट करना है, ना कि लार्ज कैप या मिड कैप में। पार्टिसिपेशन इन ग्रोथ पोटेंशियल, तो अगर आप इस फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट इन द पोटेंशियल ग्रोथ स्टोरी, तो आप पोटेंशियल ग्रोथ स्टोरी में ही निवेश कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट इन द पोटेंशियल ग्रोथ स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक्स सेक्टर। इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स, सुटेबल टॉप आइडियाज टू बी सिलेक्टेड बाय इन हाउस रिसर्च। तो यहाँ पे भी कुछ भी बाहर से नहीं लिया जाएगा, सारी रिसर्च जो है इस फंड को रिलेटेड, सारी रिसर्च जो है वो इन हाउस रहेगी और अपने कोटक म्यूचुअल फंड वाले ही सब चीज़ें मैनेज करेंगे। ये इनका एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट अप्रोच का डिटेल्स था। तो
अब इस फंड के बारे में हमने बेसिक बातें जान ली हैं। अगर अभी तक भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट्स हों, आपके पास मेरे लेटेस्ट वीडियोस हों, वो आप तक पहुंच पाएँ समय पर, ताकि आप अपने डिसीजंस भी ले पाएँ समय पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून, स्टे हर्ड। फॉलो दिस अपना मेरा व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कीजिए, और अगर वीडियो मेरा पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी ऐसे ही चीज़ें मिलती रहे। थैंक यू।